Hello friends, very good morning, and again I most welcome to all of you for my this YouTube channel. Basically this is my property education channel where I try to give the latest information or the knowledge regarding the real estate industry or property industry. So today I brought very interesting topic. Hope you will like it. And I thanks to all of you for liking my video, for commenting on it in positive way. So be continue, because this is my means ultimately it will help to boost up my confidence, and it will always help to encourage me in right way. So friends, my today's topic is very interesting, as I told you. So this is very valuable and very important topic, as I say always. So today's my topic is other charges which fixed by the developer. जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दूसरे चार्जेस जो एक डेवलपर कस्टमर्स पे फिक्स करता है। तो दोस्तों मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें एक प्रॉपर्टी की हम कीमत के बारे में बात करेंगे। वो कीमत तय कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी एक जब बायर लेने जाता है, मैं बात कर रहा हूँ हाई राइज प्रॉपर्टी की, तो जब वो उस प्रॉपर्टी को लेने जाता है तो वो एक फॉर्म उसको मिलता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ की एक जो उसका प्राइस है, जो उसकी कॉस्टिंग है, उसको एक वेरीफाई करा जाता है अलग अलग लेवल पे। जैसे कि उसमें होता है एक बेसिक सेल्स प्राइस, जिसको हम इन शॉर्ट में BSP बोलते हैं, और फिर इसके बाद होते हैं हमारे अदर चार्जेस। अदर चार्जेस में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आपका लीज रेंट हो गया, आपका IFMS हो गया, FFC हो गया, EDC हो गया, IDC हो गया, एंड आपका पावर बैकअप हो गया। दीज आर दी काइंड ऑफ अदर चार्जेस विच all kind of the developer means take from the direct customers, right। इसके अलावा फिर जो अगले चार्जेस आते हैं वो आते हैं आपके GST हो गया। अब GST भी हो गया, उसके बाद जो हमारा चौथा चार्ज आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो मैक्सिमम बायर्स को पता ही होता है कि एक प्रॉपर्टी जब वो लेगा तो उसकी वो रजिस्ट्री कराएगा ही कराएगा, सॉरी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा बेसिक सेल्स प्राइस को की, जिसको हम BSP बोलते हैं। तो BSP एक BSP है, मतलब एक उसका एक आधार उसका रेट है। तो ये आधार रेट तय भी कैसे होता है, ये BSP तय भी कैसे होता है, ये एक्चुअली क्या है, जो एक लैंड है, लैंड पे क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कितना उसका FAR होगा, ठीक है जी। और FAR के बाद उसमें वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, उसमें क्या क्या वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज देगा, या बेसिक एक सोसाइटी बना रहा है वो, तो इस हिसाब से एक जनरल एक रेट तय होता है जिसको हम BSP बोलते हैं, और वो अमूमन उस पूरे एरिया का लगभग वही रेट रहता है। तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे नोएडा का एक रेट है, सेंट्रल नोएडा का एक रेट है, नोएडा एक्सटेंशन का एक अलग रेट है, या मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूँ या नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करूँ, वहाँ पे एक अलग रेट है। मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा, जैसे अगर मैं आज के टाइम में सेंट्रल नोएडा की बात करूँ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि जो एक स्टैंडर्ड रेट है अच्छी सोसाइटीज़ का, सोसाइटीज़ में भी ये कैटेगराइज हो जाता है A++, A+, B, ये कैटेगरीज हो जाती है। बट मैं एक जनरल B+ कैटेगरी डेवलपर की बात करता हूँ। तो जो सेंट्रल नोएडा का जो रेट है रेजिडेंशियल सोसाइटी का, वो आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 5,000 से लेकर 5,500 रुपये के बीच में BSP है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर मैं सेंट्रल नोएडा एक्सटेंशन में आ जाता हूँ, तो नोएडा एक्सटेंशन का जो एक BSP है, जो एक जनरल एक आधार रेट है, एक आधार रेट मैं जिसको बोलूँगा, वो अप्रॉक्सीमेट 3,000 रुपये के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने कुछ ऐसे एक एग्जांपल दिए। मैं अभी गाजियाबाद का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। गाजियाबाद में आपका जैसे राजनगर एक्सटेंशन आता है, तो वहाँ पे जो एक आधार रेट है, जो एक BSP है, वो आप मान के चलिए वो भी 2,800 रुपये से लेके 3,000 रुपये का एक आधार रेट है, एक BSP है, जिसको मैं फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ। BSP इजकल टू फुल फॉर्म, उसका जो मतलब है बेसिक सेल्स प्राइस।
तो एक आधार प्राइस है जो कि एक पूरे एरिया का एक लगभग एक ही रेट रहेगा। इसके बाद अब हम आते हैं अदर चार्जेस पे, जो इसके दूसरे चार्जेज हैं। वो सबसे पहला इसमें आता है, मैं इसको आपको एक डेवलपर है उनका एक एक्चुअल प्राइस लिस्ट लेके मैं अभी बैठा हूँ, तो मैं इसी के हिसाब से आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ डिसऑर्डर ना हो। तो सबसे पहले इसमें आता है लीज रेंट। तो ये नोएडा के डेवलपर की प्राइस लिस्ट है, तो यहाँ पे एक लीज रेंट चलता है। तो लीज रेंट का जैसा नाम से पता लग रहा है कि लीज मतलब किराया, ठीक है ना, ऐसी कोई पट्टे वाली ज़मीन जिसका कोई किराया देना हो, रेंट का मतलब किराया। तो नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे आपका, अब मैं बात करूँ नोएडा एक्सप्रेसवे की, ये सारी की सारी जो एरिया है, जितना भी बड़ा डिजाइन कराया गया है एज पर मास्टर प्लान, ये सारा का सारा लीज होल्ड है। जी हाँ दोस्तों, तो इस लीज होल्ड को जो एक अथॉरिटी है ये डेवलपर को देती है, और डेवलपर्स के बिहाफ पे ये एक एक्चुअल बायर को जाती है, एक्चुअल कस्टमर्स को जाती है जो वहाँ पे आने वाले टाइम में रहेगा। तो ये नोएडा में जो लीज रेंट चलता है ये दोस्तों 90 से 99 साल का है। एक्चुअल में ये 99 साल का है। तो 99 साल का लीज रेंट होने का मतलब क्या है कि ये किराए पे दे दी गई है ज़मीन, और डेवलपर्स अपने जो भी एक मास्टर प्लान है, जो भी अथॉरिटीज़ की एक गवर्निंग गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो डेवलप कर रहा है पर्टिकुलर जोन के हिसाब से। कमर्शियल जोन में कमर्शियल होंगी, रेजिडेंशियल जोन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनेगी, मिक्स में मिक्स बनेंगी, और IT एंड ITS जोन के अंदर ये IT एंड ITS जो कंपनीज हैं ये सब बनेंगी, और जहाँ पे हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें, वहाँ पे ये सब हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट चलेगी। तो इस हिसाब से एक लीज रेंट तय करा होता है। तो कमर्शियल का लीज रेंट अलग होगा और रेजिडेंशियल का अलग होगा। तो खैर मैं अपनी बात पे आता हूँ। लीज रेंट तो ये एक अथॉरिटी तय करती है, जो कि ये एक बिल्डर पे बर्डन होता है, और ये जो बिल्डर का जो बर्डन होता है ये शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है टू एक्चुअल बायर को। जी हाँ दोस्तों, तो ये बेसिकली वन टाइम जाता है, और वन टाइम जाने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अगर वन टाइम जा रहा है, इसको मैं टैक्स भी बोल देता हूँ, ये एक चार्ज है, टैक्स है। तो जब गवर्नमेंट ऐसा चार्ज ले रही है, ऐसा टैक्स हमारे ऊपर डाल रही है, मतलब बायर के ऊपर डाल रही है, डेवलपर के ऊपर डाल रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक फैसिलिटीज़ भी देनी होंगी। तो नोएडा का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर ये लीज रेंट ले रही है तो इसके बिहाफ पे जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो फैसिलिटीज़ देती हैं। जैसा आपका कनेक्टिविटी में रोड आ गया, आपका सीवेज का कनेक्शन आ गया, रोड लाइट्स आ गई आपकी, और जो अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा आपका रोड हो गया, जो मैं कनेक्टिविटी में उसको काउंट कर रहा हूँ, तो कनेक्टिविटी बिना रोड के कहाँ कोई आएगा और कहाँ कोई जा पाएगा। तो वो एक मेट्रो स्टेशन से प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए एक रोड बन चुका होता है, सेक्टर टू सेक्टर रोड कनेक्ट हो चुका होता है, सर्विस लाइन बन चुकी होती है, मेन रोड बन चुका होता है, ग्रीन बेल्ट बन चुकी होती है। तो ये नोएडा की ब्यूटी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन आया है, इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स और इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल बायर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं नोएडा की एक ब्यूटी है कि लीज रेंट ले तो रही है, बट उसके बिहाफ में अथॉरिटी पहले से ही, मतलब प्रोजेक्ट चाहे भले ही बाद में आए, सेक्टर पहले से डिसाइड हो जाता है, और ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं, जो बेसिक और वैल्यूएबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं या जो फैक्टर्स हैं, ये अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट पहले ही वहाँ लॉन्च कर चुकी होती है, डिलीवर कर चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेनिफिट डेवलपर्स को मिलता है, बायर्स को भी मिलता है। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया जिसको मैंने लीज रेंट के रूप में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, सॉरी समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा, नॉट टू पसंद आया होगा। अब मैं दूसरे चार्ज की बात कर लेता हूँ, IFMS मीन्स इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो मैं अभी क्लियर करूँगा। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, जी हाँ दोस्तों, ये डेवलपर लेता है टू दी बायर्स, नेक्स्ट बायर्स जो अपकमिंग बायर्स हैं उनसे लेता है। इसका पर्पस क्या है लेने का? इसका जो पर्पस है, पहली बात तो ये वन टाइम लिया जाता है, वन टाइम ही लिया जाएगा, ये बार बार नहीं लिया जाता। तो वन टाइम ये जो आने वाला बायर है, जो फ्लैट उसमें सोसाइटी में खरीदेगा, उसके ऊपर ये चार्ज तय होता है, उसके ऊपर ये पुटअप होता है ये चार्ज। अब इस चार्ज का बेनिफिट क्या है और ये क्यों लिया जाता है, इसका पर्पस क्या है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सोसाइटी
कोई 1 या 2 दिन के लिए तो नहीं बनाई जाती है, 1-2 साल के लिए तो नहीं बनाई जाती, वो उसका एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। तो जब इतना लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, जैसे हमारे घर है उनके अंदर टूट फूट होती है, मेंटेनेंस हम हर साल कराते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनसाइड, मैं घर की भी बात कर लूं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है। जैसे टाइल्स कभी कोई निकल गई, कोई दरवाजे का कोई क्लिप निकल गया, या मैं बात करूं जो हमारी घर की सीढ़ियाँ हैं उसमें कुछ टूट फूट है, टाइल्स पत्थर टूट गया, जो हमारी ग्रिल है वो टूट गई, उसको रिपेयर कराना है, उसको वेल्डिंग कराना है। ऐसी एक जो सोसाइटी होती है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी 1 एकड़ से स्टार्ट होकर 25 एकड़ में बन रही है, 30 एकड़ में बन रही है, तो आप समझिए कितना बड़ा उसका एक मेंटेनेंस का खर्चा होगा, जो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर उसको चाहिए। अब इस मेंटेनेंस चार्ज को अगर बार बार लोगों से मांगा जाए जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कितना ये पेनफुल होगा, कितना ये इरिटेटिंग हो जाएगा ये। तो इसको इन सब से बचने के लिए ये वन टाइम एक चार्ज फिक्स करा जाता है कस्टमर्स के ऊपर, बायर्स के ऊपर, जो कि एक मान के चलो एक सोसाइटी में 1000 फ्लैट हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्लैट पे, एक पर्टिकुलर ऑनर पे ये 50,000 रुपीज़ का चार्ज रखा जाता है। तो 1000 इंटू मैं 50,000 स्क्वायर, 50,000 का जो चार्ज है, दोनों को जो मैं मल्टीपल करता हूँ, वटेवर जो अमाउंट आता है 5 CR या वटेवर जो भी अमाउंट आता है, उसको ऑन द बिहाफ ऑफ द डेवलपर ये किसी एक पर्टिकुलर बैंक में रखा जाता है। ठीक है जी, जिसको चाहे तो वो FD के रूप में ये रखा जाता है, या इसकी एक अलग से कैलकुलेशन है। इसका जो मेन पर्पज है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े अमाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा वो भी दोस्तों काफ़ी बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब उस इंटरेस्ट के अमाउंट से ही जो साल भर की मेंटेनेंस होती है वो सारी की सारी अपने आप कंप्लीट होती है। मीन्स उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, बट बार बार लोगों से नहीं मांगा जाता। जैसे मैं बात करूं सोसाइटी का मेन गेट है, वहाँ की स्ट्रीट लाइट से लेके, सिक्योरिटी से लेके आगे तक, जहाँ तक सोसाइटी चल रही है, 1 2 3 4 5 जितने भी टावर्स हैं उनकी जो भी मेंटेनेंस है, जैसे अगर वो ब्लैक टॉप रोड है तो वो उसको भी रिपेयरिंग चाहिए, उसको भी न्यू कंस्ट्रक्शन चाहिए 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, और टाइम टू टाइम उसकी भी रिपेयरिंग चाहिए। साइड में कोई गैलरी है, साइड में कोई स्ट्रीट पोल है, उसकी लाइट, उसका बल्ब, उसकी LED फ्यूज हो जाती है या उसको रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें खर्चों की रिक्वायरमेंट है जो ऑनवर्ड रहती है, कंटिन्यूसली रहती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा सपोर्टिव अकाउंट और अमाउंट होना चाहिए जहाँ से वो एक रिकरिंग और कंटिन्यू वे में आता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक IFMS का पर्पज है लेने का बायर पे। अब इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है EEC। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्जेस, हम इसको एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्जेस के रूप में लिया जाता है। ये भी आपका वन टाइम लिया जाता है, और इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ इस तरीके से है कि जब सोसाइटी बनेगी, इतने सारे लोग उसमें आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वायरिंग है, जो सोसाइटी को लाइट चाहिए, ठीक है जी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो भी ट्रांसफार्मर है या जो भी उसका एक पॉइंट है, वहाँ से उस कनेक्शन को आना है और फिर सोसाइटी के मेन पॉइंट पे उसको लगना है। उसके बाद फिर वो अंडरग्राउंड वायरिंग होके जाएंगी, ठीक है, वो सोसाइटी के हर टावर में जाएंगी। तो उसका जो कनेक्शन है उसके लिए ये लाइट प्रोवाइड कराने के लिए, पावर प्रोवाइड कराने के लिए ये चार्ज लिए जाते हैं, जिसको हम EEC बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा FFFC आता है, फायर फाइटिंग चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, फायर फाइटिंग चार्जेस जैसे मतलब इसके नाम से ही पता लग रहा है, फायर फाइटिंग। अब आप मान के चलिए जो भी ये बिल्डिंग बन रही है, इसके अंदर इन केस अपने बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, एक जब हम एक फ्लैट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक पाइप लगा रहता है चारों तरफ, या जो मेन लॉबी होती है उसके अंदर एक पाइप लगा रहता है जिसमें वो एक सर्कल सा रहता है। ठीक है, तो वो उस सबकी कनेक्टिविटी के लिए, उस सबके कनेक्शन के लिए जो भी खर्चा है वो कहीं ना कहीं बाहर से लिया जाएगा। कल को एक बिल्डिंग में अगर फायर लगती है, कहीं ना कहीं ऐसी एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको बचाव के लिए कहीं ना कहीं जो ये इक्विपमेंट है, इनकी एक फैसिलिटीज देना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। ये सब ये कहीं ना कहीं इनिशियली एक डिजाइन का, एक ड्राइंग का पार्ट रहता है। जब ये आर्किटेक्चर इसको पास कराता है फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सारे के सारे कराने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो गया FFC। मुझे लग रहा है कि मैंने जो अभी तक चारों पॉइंट बताए ये क्लियर हो चुके होंगे आपको। अब इसमें एक चार्जेस और आता है जो कार पार्किंग होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि
जो ओपन कार पार्किंग है वो मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, ओपन कार पार्किंग इज द मैंडेटरी, बिल्डर कैन नॉट टेक द चार्ज राइट फॉर द ओपन कार पार्किंग। ये एक फ्लैट वालों को, एक फ्लैट के ऑनर को एक कार पार्किंग मिलेगी, बट ये ओपन होती है। अब किसी को कवर्ड कार पार्किंग चाहिए, मतलब -2 -1 लेवल के जो बेसमेंट बनते हैं, डेवलपर्स जो बनाते हैं हाई राइज सोसाइटीज में, तो वो पेड होती हैं। अब वो 1 लाख है, 2 लाख है, वो वेरी करता है बिल्डर टू बिल्डर, लोकेशन टू लोकेशन और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो एक ये अदर चार्ज हो गया, ये भी वन टाइम जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चार्जेस और आता है जिसको हम बोलते हैं पावर बैकअप। जी हाँ दोस्तों, पावर बैकअप जैसे इसके नाम से पता लगता है, पावर का बैकअप, यानी कि अगर लाइट चली गई, जो सरकारी लाइट है अगर वो चली जाती है तो उसके बाद लाइट कैसे आएगी, उसका बैकअप कैसे दिया जाएगा, कैसे मिलेगा। तो मान के चलो मेरा फ्लैट 2 BHK का है, तो मुझे इनिशियली क्या है 2 बैकअप तो मिलेगा 2 kVA का बैकअप जो मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे 2 kVA का और बैकअप चाहिए तो मुझे लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक कंपलसरी होता है कि बिल्डर इसके बिना कोई डील नहीं करेगा, क्योंकि बिल्डर को पता है कि आपका 2 BHK है तो आपको आज के टाइम में 3 to 4 kVA चाहिए। तो ये इसका एक चार्ज होता है। कुछ डेवलपर इसको 15,000 रुपये पर kVA रखते हैं, कुछ डेवलपर इसको 20,000 रुपये पर kVA रखते हैं। जैसे यहाँ पे जो रखा गया वो 20,000 रुपये पर kVA रखा गया। अगर आप इसमें 2 kVA लेते हैं, 5 kVA लेते हैं तो वो मल्टीपल हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी वन टाइम लिया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, जो मैंने अभी आपको क्लियर करा कि लाइट चली गई, सरकारी जो गवर्नमेंट लाइट है, पावर है, वो चलेगी, तो डेवलपर एक जेनसेट रखता है। जी हाँ दोस्तों, एक जेनसेट रखता है जो मतलब साउंड लेस होता है, और वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के मंगाए जाते हैं, वट एवर जो भी इसमें कंपनीज के नेम है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज काइंड ऑफ द कंपनीज नेम, बट ये वन टाइम लिया जाता है। और इसका एक पावर बैकअप का जो चार्ज है 20,000 15,000 रुपये, ये वन टाइम होता है। जितना आप kVA लेंगे उससे वो मल्टीपल हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये भी जो छठा पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक जो एक चार्जेस और आते हैं जो अदर चार्जेस के ही पार्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं PLC। जी हाँ दोस्तों, PLC की फुल फॉर्म है प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस। मैं यहाँ पे एक चीज़ और एड ऑन करना चाहता हूँ, मीन्स प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अपने ड्यूरिंग जो भी मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, ड्यूरिंग जो भी मेरे टेन्योर रहे हैं, इसमें जो मैंने सीखा है, प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन, और लोकेशन मीन्स प्रॉपर्टी, मीन्स लोकेशन इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, राइट। और हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो लोकेशन की वजह से होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है वो लोकेशन के हिसाब से तय होती है। कॉर्नर है, नॉन कॉर्नर है, इनसाइड है, कितने फुटे रोड पे है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर्टी की वैल्यू ही तय करती है, या जो लोकेशन है उसके बिहाफ पे ही प्रॉपर्टी की एक वैल्यू तय होती है, उसका जो अप्रिसिएशन आना है। इन शॉर्ट में मैं बोलूँ तो ये आप समझ गए होंगे। अब प्रेफरेंस है, आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए, आपको कौन सा व्यू चाहिए। प्रेफरेंस में व्यू आ गया, आपका कौन सा व्यू चाहिए, आपको क्लब हाउस वाला व्यू चाहिए, आपको बीच जो पूरा गार्डन है, पूरा जो ओपन स्पेस है वो व्यू चाहिए, या आपको रोड का, हाईवे का व्यू चाहिए, या आपको कोई नदी है, रिवर है, या कोई आपका ऐसा सी व्यू जैसे मुंबई में चलता है, तो उस व्यू के आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं वो एक प्राइम लोकेशन आ जाती है, प्राइम व्यू आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस में आते हैं। इसके अलावा एक और PLC होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर PLC। जी हाँ दोस्तों, फ्लोर PLC मतलब आपको किस फ्लोर पे चाहिए। जैसे ये हम नॉर्थ इंडिया में है तो यहाँ पे नीचे का कंसेप्ट चलता है, जैसे नीचे वाले फ्लोर्स का 10वें से नीचे 9वां 11वां 9वां 8वां 7वां इस टाइप से। तो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, इनकी जो प्राइस है प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस में जो व्यू PLC आ गई इनकी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 10वां 11वां 12वां 20 माले तक है तो वो उसके चार्जेस या तो कम हो जाते हैं ना के बराबर हो जाते हैं। अब मैं अगर मुंबई की बात करूं या एब्रॉड की बात करूं, फॉरेन की बात करूं, तो वहाँ पे ऊपर के जो माले होते हैं, जो मंजिल होती है, जो फ्लोर्स होते हैं, उनके पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग है। तो जस्ट मैं कम टू दी पॉइंट आता हूँ कि एक चार्जेस ये होता है जिसको मैंने अभी बताया, फ्लोर PLC। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा टॉपिक, मेरी नॉलेज, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा ऑडियंस तक मेरी अप्रोच हो जाए और मुझे सपोर्ट मिले, मुझे एनकरेजमेंट मिले।
तो दोस्तों आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूं और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जिए और मज़े में रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।